नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राम राम, कैसे हैं आप लोग? मैं डॉक्टर लकी आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का सार्थक अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं किसकी? बाल विकास की। तो बाल विकास जो कि आपके सिलेबस का ही एक हिस्सा है, बहुत ही महत्व रखता है ये हिस्सा और यहाँ से प्रश्न निश्चित ही बनते हैं। तो आज इसे हम गहनता से पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि बाल विकास क्या है और इसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं। बच्चों, बाल विकास की अगर हम चर्चा करते हैं, बहुत कुछ हमें पढ़ना है और जस्ट इस दौरान हम ये चर्चा कर चुके हैं कि क्या-क्या पढ़ना है। किसी भी व्यक्ति के जीवन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक बहुत छोटा बच्चा जिसने जन्म लिया, धीरे-धीरे वो बड़ा होता है, थोड़ा बढ़ता है, पहले प्राइमरी स्कूल जाता है, फिर आगे जाता है, नहीं भी जाता है तो भी वो अच्छे से जानने समझने लगता है, थोड़ा और बड़ा होता है कि वह बालक बन जाता है। उसके बाद वयस्कावस्था है वो आ जाती है, का आगमन होता है। जनरली बच्चा इस समय तक किसी न किसी काम धंधे में किसी तलाश में होता है और उसको कर लेता है। और इस प्रकार उसका जीवन फिर अगली अवस्थाओं में वयस्कावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धा तरफ ये मेल या फीमेल की एक जीवन वृत्त की बात करें तो वो इस प्रकार चलता है। यहाँ आपको क्या पढ़ना है कि बाल विकास जो है वो आपको किस तरीके से करना है ये हम करने बच्चों आपको याद रखना है बाल विकास जब आप पढ़ोगे है मनोविज्ञान की शाखा के रूप मनोविज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा विस्तृत विषय है और इसकी कई सारी शाखा हम अभी मनोविज्ञान विषय की डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं कि आपका सिलेबस डायरेक्ट ही विकास से शुरू हो रहा है तो मनोविज्ञान की कई शाखाओं में से एक शाखा का नाम है बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें क्या अध्ययन होता है शाखा का वो अध्ययन क्षेत्र है या इसकी विषय वस्तु है वो क्या है बात कर लेते हैं। गर्भाधान से लेकर परिपक्वावस्था होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है इस शाखा में। देखो, सबसे पहले आपको एक बात समझनी है कि अभी शुरुआत में ही मैंने कहा जीवन व्रत की यह बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरता है। जीवन की शुरुआत की हम बात करें, बात होती है गर्भाधान से और अंत हम जानते हैं क्या है मृत्यु। वास्तव में इस काल में विकास की प्रक्रिया चलती है। अगर आपसे सवाल किया जाए कि विकास कब प्रारंभ होता है और कब खत्म होता है, स्पष्ट है कि विकास प्रारंभ होता है गर्भाधान से। कब खत्म होता है आप याद रखें, ये खत्म होता है मृत्यु से। हाँ, तो आप याद रखेंगे कि ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहे। क्या बाल विकास में जीवन पर्यंत जो परिवर्तन आ रहे हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है? याद रखना है नहीं, विकास की प्रक्रिया तो जीवन पर्यंत चलती है, लेकिन यहाँ अध्ययन की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप याद रखेंगे बाल विकास में जो अध्ययन किए जाते हैं, वो गर्भाधान से परिपक्वावस्था तक होने वाले परिवर्तन
हैं। अब ये परिपक्वावस्था क्या है? किसे हम कह रहे हैं? तो आप मान सकते हैं किशोरावस्था का जो अंत है, से ही सामान्य रूप से हम परिपक्वावस्था का नाम देते हैं। किस आयु में होता है? अभी आप सिर्फ इतना याद रखोगे कि लगभग 18 वर्ष की आयु में माना गया है। तो गर्भाधान से लेके 18 वर्ष की आयु तक सभी परिवर्तन एक बालक या बालिका में होते हैं। उन सभी का अध्ययन किया जाता है बाल विकास के अंदर, और आपको इन सभी अध्ययन अच्छे से सीखना है। अब देखो, बाल विकास के अलावा एक दूसरी भी शाखा है मनोविज्ञान की, का संबंध की विकास से ही होता है। वो शाखा कौन सी है हम बात करें? शाखा का नाम है विकासात्मक मनोविज्ञान। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। आपको ये याद रखना है कि इनका अंतर जो है उस पर प्रश्न कभी-कभी बन जाता है। बाल विकास जो कि अध्ययन एक क्षेत्र है, एक शाखा है मनोविज्ञान की, उसमें गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था के अंत तक जो परिवर्तन आते हैं, सिर्फ उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। जबकि विकासात्मक मनोविज्ञान में, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि मनोवैज्ञानिक सिर्फ 18 वर्ष की आयु तक के जो परिवर्तन हैं, उन्हीं का अध्ययन करते हैं, आगे के जीवन के परिवर्तनों का अध्ययन नहीं करते हैं। यद्यपि वे आगे के जीवन के परिवर्तन का भी अध्ययन करते हैं, पर उसके लिए एक अलग से शाखा निर्मित की गई है, एक अलग ब्रांच है साइकोलॉजी का, जिसका नाम है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी या विकासात्मक मनोविज्ञान। आपको ध्यान रखना है कि ये जो 2 शाखाएँ हैं, बाल विकास और विकासात्मक मनोविज्ञान, हाँ, इनमें कुछ समानता है। कैसे समानता है? कि भ्रूणावस्था से 18 वर्ष तक के जो परिवर्तन हैं, का अध्ययन दोनों ही शाखाओं में हो रहा है। लेकिन क्योंकि बाल विकास एक विशिष्ट शाखा है, उसमें एक विशिष्ट काल के परिवर्तनों का अध्ययन हो रहा है, तो वहाँ थोड़ी ज़्यादा गहनता से अध्ययन किए जाते हैं। जबकि विकासात्मक मनोविज्ञान जो है, वो एक वृहद काल का अध्ययन करता है, संपूर्ण जीवन में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। तो इस कारण से तुलनात्मक रूप से जो गहनता है, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इन दोनों शाखाओं में से विस्तृत शाखा कौन-सी है? विकासात्मक मनोविज्ञान है, और संकुचित कौन-सी है? यानी जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो कम किसका है? वो बाल विकास का है। लेकिन डीपर लेवल पर स्टडी किसमें हो रही? गहनता से अध्ययन कहाँ किया जा रहा है? बाल विकास में किया जा रहा है, जबकि विकासात्मक मनोविज्ञान में उतनी गहनता से अध्ययन नहीं किया। छोटा-सा प्रश्न कुछ बार यहाँ से भी बना है, तो आप इस बात को याद रखें। अब आगे चलते हैं बच्चों, बात करेंगे अब विकास के आयामों। अभी-अभी मैंने आपको बताया कि विकास की प्रक्रिया जो है, गर्भाधान से शुरू होकर और मृत्यु पर्यंत चलती रहती। क्या विकास में एक ही प्रकार के परिवर्तन शामिल हैं? क्या इसके बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं? क्या विकास एक पक्षीय प्रक्रिया है, या विकास के बहुपक्षीय यहाँ अलग-अलग आयाम होते हैं? आपको ध्यान रखना है कि विकासात्मक परिवर्तन अलग-अलग प्रकार के होते हैं, और इसी आधार पर विकास के जो आयाम हैं, क्षेत्र हैं या पक्ष है, उनके बारे में मनोवैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किए गए हैं, चर्चा की गई है। तो यहाँ पर आयाम लिखा हो, यहाँ पक्ष लिखा हो,
क्षेत्र लिखा हो या विकास के विभिन्न भाग लिखा हो, एक ही बात है। एस्पेक्ट्स लिखा हो या एक शब्द आता है डोमेन्स, या फिर पार्ट्स भी लिखा हो सकता, पार्ट्स ऑफ डेवलपमेंट लिखा हो, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट लिखा हो या एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट लिखा हो। उसी प्रकार से विकास के आयाम लिखा हो, विकास के पक्ष लिखा हो, विकास के विभिन्न क्षेत्र लिखा हो या विकास के भाग लिखा हो, आपको एक ही बात। तो अलग अलग प्रकार के परिवर्तन संपूर्ण जीवन में हो रहे हैं। उन परिवर्तनों की प्रकृति के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की दृष्टि से इन्हें भागों में कुछ हिस्सों में विभाजित किया है। मुख्यतः ये 4 जो आप नाम पढ़ेंगे वो आप याद रखेंगे। फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, शारीरिक गतिक विकास एक आयाम है, एक क्षेत्र है या एक हिस्सा है। उसी प्रकार एक दूसरा क्षेत्र है कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट, तो हम संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास कहते हैं। इसके लिए एक अन्य नाम भी हो सकता है, भी कभी-कभी लिखा जाता है, बौद्धिक विकास, बुद्धि का विकास, या इंग्लिश में इसे कहेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। सबको हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे। आप अभी जस्ट नाम देखिए, विकास के आयाम या क्षेत्र कौन-कौन। तो पहला क्षेत्र हो गया फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, शारीरिक गतिक आयाम या क्षेत्र। दूसरा हो गया संज्ञानात्मक क्षेत्र या बौद्धिक क्षेत्र या मानसिक क्षेत्र विकास का। अगले की अगर हम बात करें, अगला है सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास या विकास का सामाजिक आयाम, सामाजिक क्षेत्र। और चौथा है इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक या भावनात्मक विकास। तो ये 4 वृहद क्षेत्र हैं। 4 नाम आपने देखे, कौन-कौन से वापस देख लीजिए। पहला है शारीरिक गतिक विकास, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास या बौद्धिक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास और चौथा है सामूहिक विकास। इन चारों वृहद क्षेत्रों को आप एक्रोनिम से याद रख सकते हैं, SE। ठीक है, P किसके लिए है? फिजिकल के लिए है। P किसके लिए है? के लिए। S किसके लिए है? इमोशनल। 4 विभिन्न क्षेत्र हैं, वृहद क्षेत्र है विकास के और बड़े आयाम हैं विकास के। अब इनकी हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। हम एक-एक आयाम को समझेंगे कि किस आयाम में किस प्रकार के परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे शारीरिक गतिक विकास। हाँ जी, पहला क्षेत्र का नाम है पहला क्षेत्र का नाम है शारीरिक गतिक विकास, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट। यहाँ आप एक चित्र देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में। एक शिशु को हम अगर समझें कि एक नया नया शिशु ने जन्म लिया है, एक नवजात शिशु की बात करें, क्या एक नवजात शिशु इस प्रकार गति करने में सक्षम होता है? नहीं। एक नवजात शिशु गति बहुत कम होती है। वो अपनी जगह पर जहाँ है वहीं रहता है। थोड़ा बहुत अपने हाथ-पैर उसी जगह पर धीरे-धीरे बढ़ना शुरू करता है। साथ ही साथ एक नवजात शिशु का जो कद है, उसकी लंबाई है और उसका जो वज़न है, क्या लंबे समय बाद वो उतना ही रहते हैं? क्या 2 महीने बाद वो उतने ही रहेंगे? या जन्म के 6 महीने बाद बच्चे का लंबाई और वज़न उतना ही रहेगा? नहीं, आप सभी जानते हैं कि एक नवजात शिशु की लंबाई में, वज़न में निरंतर परिवर्तन आता है। तो उसके शरीर के आकार में, संरचना में परिवर्तन हो रहा है, साथ के साथ शारीरिक गति में परिवर्तन रहा है। ये सभी परिवर्तन ही शारीरिक गतिक विकास के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं।
आप बहुत क्लियरली जानते हैं कि हाँ, एक बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद धीरे-धीरे उसका आकार बढ़ता है, उसका लंबाई बढ़ती है, वज़न बढ़ता है, उसके शरीर में गति जो है वो प्रभावी रूप से होने लगती है। धीरे-धीरे वो पलटना सीखता है, वो बैठना सीखता है, घुटने चलना सीखता है, सीधे खड़े होना सीखता है और खड़े होकर के चलना फिर शुरू कर देता है और ये सभी विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। तो शारीरिक गतिक विकास में वास्तव में क्या-क्या शामिल है, तो आप याद रखेंगे शारीरिक संरचना, विशेषकर वज़न हम वाई में परिवर्तन के साथ ही आंतरिक हाँ, बाह्य शारीरिक अंगों कार्यप्रणाली में परिवर्तन के अलावा शारीरिक अंगों का समन्वय विशेषकर हड्डियों एवं दांतों का विकास आपको याद रखना है। साथ ही शारीरिक गति में परिवर्तन और शारीरिक कौशलों में सभी शारीरिक गतिक विकास में शामिल होते हैं। तो आप याद रखोगे एक बालक की शारीरिक संरचना में जन्म के बाद धीरे-धीरे परिवर्तन आता है, के आकार में परिवर्तन आता है, उसकी लंबाई, उसके वज़न में परिवर्तन आता है। विभिन्न आंतरिक और बाह्य शारीरिक अंगों में भी परिवर्तन आता है, उनकी संरचना में, उनकी कार्यप्रणाली में परिवर्तन आता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि बाह्य शारीरिक अंग तो आपको दिखते हैं, बच्चे के हाथ हैं, उसके पैर हैं, उसका आकार आप बढ़ते हुए आसानी से देख पाते हैं। और सिर्फ आकार ही नहीं बढ़ता है, हाथ और पैरों की जो कार्य करने की क्षमता है, वो भी आपको दिखती है, उसमें भी अंतर दिखता है। जैसे शुरुआत में बच्चा क्या अपना हाथ बढ़ा के किसी को आसानी से पकड़ सकता है क्या? एक नवजात शिशु ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन धीरे-धीरे विकास की प्रक्रिया के साथ ये परिवर्तन भी आते हैं। के बाद बच्चों आंतरिक जो शारीरिक अंग है, उनकी कार्यप्रणाली में परिवर्तन आते हैं। अब आंतरिक शारीरिक अंग कई सारे हैं, आप जानते हैं, जैसे हृदय है, ठीक है? आपके फेफड़े हैं, आपकी आंतें हैं, लाइन्स हैं या लिवर है, आपकी किडनीज़ हैं, इन सभी अंगों में या इनकी कार्यप्रणाली में भी धीरे-धीरे परिवर्तन आता है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, इन सभी की कार्यप्रणाली विक जाती है। उसके अलावा शारीरिक अंगों का समन्वय, विभिन्न जो शारीरिक अंग हैं, उनमें एकीकरण और समन्वय होने लगता है, यानी संपूर्ण शरीर के अंगों में समन्वय धीरे-धीरे बढ़ता है। यह भी शारीरिक विकास में सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर हम बात करते हैं हड्डियों और दाँतों के विकास की। एक शिशु की हड्डियाँ जन्म के समय काफ़ी कोमल होती, काफ़ी हैं। लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बढ़ता है, उसकी हड्डियाँ अब धीरे-धीरे बदलने लगती हैं।
मजबूती आने लगती है। के अलावा बच्चे के दाँतों का भी विकास होता है। क्या जन्म पर बच्चा दाँत लेके जन्मता है क्या? नहीं, आप सभी जानते हैं, एक नवजात शिशु के दाँत नहीं होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे उस दाँत आने लगते हैं, दाँत आपको दिखने लगते हैं। ये दाँत दूध के दाँत होते हैं, एक निश्चित आयु पर आना शुरू होते हैं, लेकिन एक निश्चित आयु के बाद ये के दाँत गिरने लगते हैं और जो स्थायी दाँत हैं, वो बच्चे के मुँह में दिखने लगते हैं। ये भी शारीरिक विकास का ही हिस्सा है। उसके अलावा शारीरिक गति में परिवर्तन, तो एक शिशु या एक बालक की जो शारीरिक गति है, वो भी धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। आपको मैंने पहले बताया कि नवजात शिशु जगह पे पड़ा रहता है, मूवमेंट संभव नहीं होता है। लेकिन जैसे-जैसे शिशु बड़ा होने लगता है, ये विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और आप देखते हैं कि लगभग साल भर का 1.5 साल का बच्चा आसानी से लगभग चलने पाता है। हर बच्चा साल या 1.5 साल में चल जाएगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन औसत रूप से बच्चे इस आयु तक चलने लग जाते हैं। उसके बाद शारीरिक कौशलों में बढ़ोतरी। तो न सिर्फ शरीर की गति में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है, विभिन्न शारीरिक कौशल जो है, उनमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इन कौशलों में कई सारी चीज़ें शामिल है कि बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होगा, वो भागता भी है, कूदता भी है, जंप करता है, रनिंग करता है, खेल खेलने लगता है, बॉल फेंको तो उसको पकड़ने लगता है, आप उससे और कुछ गतिविधियाँ कराते, ये माला है उसपे फूल पिरो दो तो धीरे-धीरे बच्चा वो भी सब सीखने लगता है। ये विभिन्न प्रकार के शारीरिक कौशल हैं, जो कि शारीरिक गतिक विकास में शामिल होते हैं। अब चर्चा करेंगे हम अगले आयाम की। अगले आयाम का नाम है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक या मानसिक या फिर इसको ही हम बौद्धिक विकास भी कहते हैं। तो बच्चों, ये जो हिस्सा है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, उसमें आप याद रखेंगे कि बच्चा अपने मस्तिष्क को अब धीरे-धीरे उपयोग करने लगता है। यानी मस्तिष्क की जो क्षमताएँ हैं, उनमें परिवर्तन आने लगता है। तो एक शिशु अपने मस्तिष्कीय क्षमताओं का उपयोग करने लगे, उसकी बढ़ोतरी होने लगे, इसे ही हम संज्ञानात्मक विकास का नाम। संज्ञानात्मक विकास को अच्छे से जानने के लिए पहले हमें क्या जानना है? हमें ये जानना है कि ये संज्ञान क्या होता है? आप सामान्य रूप से मानसिक शब्द को या बौद्धिक शब्द को तो समझते हैं, क्योंकि मानसिक यानी आपकी जो मस्तिष्क की क्षमताएँ हैं, उनसे संबंधित और बौद्धिक यानी आपके से संबंधित। बिल्कुल जो संज्ञानात्मक शब्द है वो से मिलता-जुलता ही है, लगभग समानांतर ही है, लेकिन हम विशिष्ट से फिर भी चर्चा एक बार करेंगे। संज्ञान, कॉग्निशन, जानना या जानने। कॉग्निशन जो शब्द है उसी का ट्रांसलेशन है संज्ञान और कॉग्निशन अंग्रेजी का शब्द है, उसका अर्थ है टू नो, जानने से संबंधित के। बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, वो हमें हमारे आसपास के वातावरण को जानने के लिए ही मिला है। ये प्रकृति ने हमें क्यों दिया है, मस्तिष्क का क्या कार्य है, ताकि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, कहें कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, उन सभी को हम बेहतर रूप से समझ पाएँ, इसलिए हमें मस्तिष्क प्राप्त हुआ है। तो हमारा मस्तिष्क जब इस कार्य को करता है, यानी मस्तिष्क अपने आसपास के वातावरण को जानने
का प्रयास करता है, उसे ही हम संज्ञान का नाम देते हैं। तो मनोविज्ञान में संज्ञान को तथा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को बहुत गहराई से अध्ययन किया जाता है। अगर मैं बात करूं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की, तो आप याद रखेंगे कि ऐसी सभी प्रक्रियाएं जिनमें मस्तिष्क बहुत गहनता से अपना कार्य कर रहा होता है, उन्हें ही हम संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कहते हैं। तो कौन सी ऐसी गतिविधियां, कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं, आप कुछ के नाम सोच सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल सोच सकते हैं। यदि आप प्रयास करेंगे तो आप सोच पाएंगे। मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि किन्हें हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस कह सकते हैं, या किन प्रक्रियाओं को संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं माना जाता है। चिंतन, सोचना जिसे हम कहते हैं। तो आपने अभी कुछ सोचा, मैंने आपको कहा कि क्या आप सोच सकते हैं, और आपने सोचा भी होगा। तो ये जो सोचना या चिंतन की प्रक्रिया है, ये कैसी प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। और चिंतन के बाद में आता है स्मरण, को याद करना, मेमोराइज करना। इसी तरीके से आता है अवबोध या समझना, अंडरस्टैंडिंग। के अलावा आता है हमारे पास कल्पना करना, इमेजिनेशन। प्रकार है तर्क, तर्कना। अन्य उदाहरण है निर्णय, मान, में। सीखना या अधिगम भी एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। हम यहाँ लर्निंग, आपका सृजन, सृजनता, क्रिएटिविटी, यह भी एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। प्रकार आप याद रखेंगे, ये सभी प्रक्रियाएं संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं। चिंतन, स्मरण, समझना या अंडरस्टैंडिंग, कल्पना करना, इमेजिनेशन, तर्क करना, रीजन या रीजन, निर्णय का निर्माण करना, किसी परिस्थिति कोई निर्णय ले पाना, डिसीजन मेकिंग, अलग अलग चीजें सीखना, अधिगम या सीख प्रक्रिया द्वारा होता है, एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। और इसी प्रकार सृजनशीलता या क्रिएटिविटी एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो आप याद रखेंगे कि ऐसी सभी प्रक्रियाएं जिसमें मस्तिष्क गहनता से कार्य करता है, मस्तिष्क अपने आसपास के वातावरण से अंतर्क्रिया करता है, कुछ जानने का, समझने का प्रयास करता है, वे सभी प्रक्रियाएं संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं या प्रोसेस कहते हैं। और इन सभी प्रक्रियाओं का विकसित होना ही संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। कनेक्शन समझ आ रहा है आपको? संज्ञान क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं क्या है, और संज्ञानात्मक विकास क्या है? संज्ञान क्या है? मस्तिष्क का उपयोग करना जानने समझने के लिए, वो संज्ञान है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं क्या है? ऐसे सभी प्रक्रियाएं जिनमें संज्ञान हो रहा है, उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कहते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं मैंने यहाँ है। अब क्या संज्ञानात्मक विकास कनेक्टेड है? हाँ, बिल्कुल कनेक्टेड है। ये सभी प्रक्रियाएं, ये प्रोसेसेस नवजात शिशु में नहीं पाई जाती है। एक नवजात शिशु चिंतन करने में सक्षम नहीं है, वो चीजों को याद नहीं कर पा रहा है, उसमें चीजों को समझने की क्षमता, अवबोध की क्षमता नहीं है, उसमें कल्पना करने की क्षमता भी नहीं है, उसमें
तर्क करने की क्षमता नहीं है, वो कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, वो अभी कुछ सीख नहीं रहा। जल्द ही बिल्कुल नवजात शिशु बहुत जल्द सीख लेता है, लेकिन जब वो जन्म लिया ही है तो आप उसको चाहो कि अभी के अभी एबीसीडी सिखा दूँ तो ये संभव नहीं है। इसी प्रकार सृजनशीलता भी तब तक नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें विकसित होना शुरू हो जाती हैं और इस प्रक्रिया को हम संज्ञानात्मक विकास का नाम। आशा है आपको अच्छे से संज्ञानात्मक विकास की बात समझ में आ गई है। अब जो अगला आयाम है विकास का, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सामाजिक विकास। चर्चा करते हैं हम सामाजिक विकास की। तब तक 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ये पास कैसे लाऊं? नहीं आ सकता है ना? ठीक है। वो क्या हिलता है? बोलते हैं तो फिर वो हिल जाता है। हाँ बच्चों, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं सामाजिक विकास की, सोशल डेवलपमेंट। अगर मैं आपसे एक प्रश्न क्या एक नवजात शिशु सामाजिक होता है? तो शायद आप लोग सोचेंगे कि हाँ होता है या कुछ लोग सोचेंगे नहीं होता है। चलिए इससे आसान प्रश्न मैं पूछती हूँ, क्या आप सामाजिक हैं? आप सोशल हैं? आशा है आप सभी का जवाब होगा कि हाँ मैम, हम सामाजिक हैं हम। आप सामाजिक हैं इसका प्रमाण ये है कि आप समाज क्या है थोड़ा बहुत इस बारे में समझते हैं, जानते हैं और उससे बड़ा प्रमाण ये है कि आप समाज के जो नियम हैं, जो मान्यताएँ हैं, उनको जानते समझते हैं और जहाँ तक संभव है या जहाँ तक मैं मानती हूँ, आप उनमें से कई नियमों का, कई मान्यताओं का पालन भी करते हैं। बच्चों, ये सामाजिकता आप में कहाँ से आई है? क्या आप पैदा हुए थे इस सामाजिकता के साथ या ये धीरे-धीरे विकसित हुई? निश्चित ही हम में से कोई भी सामाजिकता के साथ पैदा नहीं हुआ था। हम जन्म लेते ही परिवार को, पड़ोस को, समाज को नहीं जानते समझते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम विकसित होते हैं, वैसे-वैसे हम समाज की इन इकाइयों को समझने लगते हैं और ये समाज हमारे लिए महत्व रखता है, इस बात को जानने लगते हैं। तो यहाँ आपको एक बात याद रखनी है कि जो नवजात शिशु है, वो जन्म के साथ सामाजिक नहीं होता है। क्या हम उसे असामाजिक कह सकते हैं? सामाजिक का ही विरोधाभासी है असामाजिक। तो वो शिशु जो सामाजिक नहीं है, क्या मैं उसे असामाजिक एंटी सोशल कह सकती हूँ? आप में से कुछ शायद सोचेंगे कि नहीं कह सकते हैं, कुछ सोचेंगे कि हाँ, अगर सामाजिक नहीं है तो असामाजिक कह सकते हैं। आपको ये अच्छे से याद रखना है कि यद्यपि एक शिशु जन्म के साथ सामाजिक नहीं है, लेकिन उसे हम असामाजिक नहीं कह सकते हैं, एंटी सोशल नहीं है वो। क्यों? कि एंटी सोशल वो होता है, असामाजिक वो होता है, जो कभी न कभी सोशल हो चुका है। में सामाजिकता उत्पन्न हो चुकी है, लेकिन वो समाज के नियमों को, उसकी मान्यताओं को, उसकी धारणाओं को स्वीकार नहीं करता है और उनके विपरीत व्यवहार करता है। ऐसे व्यक्ति को एंटी या असामाजिक कहते हैं। बच्चों आप याद रखोगे कि जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक है, तो नवजात शिशु ना तो सामाजिक होता है, ना ही असामाजिक। लेकिन धीरे-धीरे उसमें सामाजिकता विकसित हो जाती है। ये वास्तव में बात किसने बताई थी? प्रो एवं ने
नाम याद रखेंगे आप कि क्रो एंड क्रो ने ये बताया कि नवजात शिशु ना ही सामाजिक होता है, ना ही असामाजिक होता है। बात अभी अंडरस्टूड है, ठीक है? आपको मैंने बताया कि असामाजिक तो वो हो ही नहीं सकता। सामाजिक वो होता नहीं है, जन्म के बाद ही धीरे-धीरे उसमें सामाजिकता उत्पन्न होती है। तो ये बात को आप याद रखेंगे कि ये कथन वास्तव में किसने किया था? क्रो एंड क्रो ने। अब सामाजिकता है क्या? सिंपली आप याद रखोगे कि समाज को समझना या इसकी इकाइयों को समझना तथा सामाजिक मानदंडों के अनुसार या अनुरूप अपने व्यवहार को ढालना। ये आप याद रखोगे कि एक नवजात शिशु जन्म पर तो समाज को नहीं समझ रहा है और ना ही उसका व्यवहार समाज के मानदंडों के अनुसार ढल सकता है। पर जैसे-जैसे वो बड़ा होने लगता है, युवावस्था पार करता है, बाल्यावस्था में आता है, किशोरावस्था तक पहुँचता है, वयस्कावस्था में वयस्क होकर के अपनी कार्यप्रणाली जारी रखता है, तो इन सारी अवस्थाओं में उसमें सामाजिकता बढ़ती जाती है, समाज की समझ विकसित की जाती है और धीरे-धीरे एक बच्चा, एक नवजात शिशु जब किशोरावस्था के अंत तक आ जाता है, वो लगभग पूर्ण सामाजिक हो जाता है और समाज के जो मानदंड हैं, जो भी वहाँ जिस समाज का वो हिस्सा है, उस समाज में जैसा व्यवहार उससे अपेक्षित है, वैसा ही व्यवहार वह करने लगता है। हाँ, कुछ अपवाद भी होते हैं, जिन्हें हम असामाजिक लोग कहते हैं, जो कि समाज के जो मानदंड है, जो विचार है, उनसे बिल्कुल विपरीत व्यवहार करते हैं। यानी अपेक्षित व्यवहार ना करके ऐसा व्यवहार करते हैं जिसकी अपेक्षा समाज में नहीं की जाती है, बट वो क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। सामान्य रूप से ज़्यादातर लोग जो हैं, वो समाज के अनुरूप व्यवहार करते हैं और इसीलिए समाज एक इकाई के रूप में आगे बढ़ पाता है। आपको ध्यान रखना है कि सामाजिकता की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो सामाजिकता की शुरुआत जो है, वो समाज की मूल इकाई से होती है। समाज की मूल इकाई क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, समाज की मूल इकाई होती है परिवार, फैमिली। बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी क्या है? फैमिली है। वास्तव में ये समाज की समझ कहाँ से आरंभ होती है? हमारे परिवार से ही आरंभ होती है। तो एक शिशु पहले अपने परिवार के लोगों को जानने लगता है, खासकर अपने माता-पिता को, उसके आस-पास जो अन्य लोग हैं, भाई-बहन हैं या उसके दादा-दादी हैं, चाचा-चाची हैं, उन सबसे अंतरक्रिया करता है, उन सबको जानने लगता है, उनके प्रति अपने व्यवहार को ढालने लगता है और फिर धीरे-धीरे, धीरे उस समाज के जो अन्य अंग हैं, उनको भी अपनाने लगता है। ये है बच्चे का सामाजिक विकास। अब जो अगला आयाम है, उसकी हम बात करें। अगले आयाम का नाम है सांवेगिक विकास या भावनात्मक विकास। संवेग या भावनाएँ आप सभी में हैं, हम सभी में। में से कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिसने कभी भी संवेगों का या भावनाओं का सामना नहीं किया हो या इन्हें बिल्कुल व्यक्त नहीं किया हो, ज़ाहिर नहीं किया हो। कभी न कभी या किसी परिस्थिति में हम सभी ने विभिन्न संवेगों किया है, इन्हें अभिव्यक्त भी किया है। हाँ, कभी-कभी हम अपने संवेग अभिव्यक्त ना करके अपने अंदर ही छुपाने में भी सक्षम होते हैं। लेकिन ये जो सक्षमता है कि अपने संवेगों को, अपने इमोशंस को छुपा पाना, ये भी हम में बाय बर्थ नहीं होता है। एक शिशु जो है या एक शैशवावस्था का जो शिशु है,
वो अपने संवेगों को छुपाने में सक्षम नहीं होता है। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हमको ये छुपाने की कला भी आने लगती है। सामूहिक विकास में क्या-क्या शामिल है, इसकी भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ संवेगों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ। आप याद रखेंगे कि मनोवैज्ञानिकों के इस बारे में कुछ अलग-अलग मत हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें पहले से कुछ संवेग उपस्थित होते हैं, जबकि अन्य मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जन्म के साथ बच्चे में कोई संवेग उपस्थित नहीं होते। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी इश्यू है, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं है। लेकिन फिर भी सामान्यतः जो अधिक प्रचलित मत है वो ये है कि जन्म के समय बच्चे में सिर्फ एक सामान्य उत्तेजना है, जनरल एक्साइटमेंट है, जो धीरे-धीरे विभिन्न संवेगों का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार एक सामान्य उत्तेजना, जनरल एक्साइटमेंट जो शिशु में है, उससे विभिन्न संवेगों की उत्पत्ति होना सामूहिक विकास का ही हिस्सा है। इसी प्रकार संवेगों की परिस्थिति अनुसार अभिव्यक्ति। और इसी के साथ सामूहिक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल, सभी का विकसित होना सामूहिक विकास है। तो संवेगों का उत्पन्न होना, विभिन्न संवेगों का, एक या दो संवेग नहीं। आप जब हम सामूहिक विकास को डिटेल में पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि कई सारे संवेग हैं, कुछ सकारात्मक संवेग है, कुछ नकारात्मक संवेग है। हम सभी उनका अनुभव करते हैं और ये सारे संवेग बच्चे में जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं। के बाद संवेगों की परिस्थिति अनुसार अभिव्यक्ति, कौन से संवेग किस परिस्थिति में अभिव्यक्त किए जा सकते हैं और कौन से संवेग परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं किए जा सकते, यह भी बच्चा धीरे धीरे सीखता है, जो कि सामूहिक विकास के होता है। और विशेषकर सामूहिक नियंत्रण, यानी कब और किस तरीके से अपने संवेगों को छुपाया जाए, नियंत्रित किया जाए, यह गुण भी बच्चे में बड़ा होते होते आ जाता है। एक वयस्क लगभग हर परिस्थिति में तो नहीं, लेकिन लगभग ऐसी परिस्थिति में जहाँ संभव है सामूहिक नियंत्रण कर पाता है। हाँ, कुछ लोगों की सामूहिक नियंत्रण की क्षमता अधिक बेहतर होती है, जबकि तुलनात्मक रूप से कुछ की यह क्षमता कम हो सकती है। लेकिन हम सभी में सामूहिक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल डेवलप ज़रूर होता है, विकसित अवश्य होता है। बच्चों, ये 4 आयाम की हम चर्चा करी। इसके अलावा आपको यहीं पर मैं एक बात बताना चाहूँगी, ये 4 वृहद आयाम हैं। इसके अलावा एक टर्म आता है नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, और एक टर्म आता है भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये दोनों कैसे अलग हैं, या क्या इन्हें इन्हीं आयामों में शामिल कर सकते हैं, या ये अलग आयाम हैं? ये प्रश्न आपके लिए उत्पन्न हो सकता है। तो आप याद रखेंगे कि नैतिक विकास यानी कि नैतिकता का विकसित होना। नैतिकता क्या है? सही और गलत की समझ विकसित होना ही नैतिकता है। अब ये जो सही गलत की समझ है, ये वास्तव में सामाजिकता से ही संदर्भित होती है। हम जिस समाज का हिस्सा होते हैं,
उस समाज में जो सही और गलत की परिभाषाएं हैं, उसको आधार बनाकर ही एक व्यक्ति सही और गलत का जो विचार है वो उत्पन्न हो पाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि नैतिक विकास को हम एक अलग वृहद आयाम नहीं मान सकते। इसे कहाँ शामिल कर लिया जाएगा? नैतिक विकास शामिल हो जाता है सामाजिक विकास में। यद्यपि हम इसको अलग से पढ़ेंगे क्योंकि नैतिक विकास के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जो कि बहुत महत्व रखते हैं, खासकर जो आपका कॉलबर्ग का सिद्धांत है इस संदर्भ में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से प्रश्न अक्सर बनता है। तो इसकी चर्चा हम ज़रूर करेंगे, लेकिन याद रखना है कि नैतिक विकास को सामाजिक विकास का ही एक हिस्सा समझा जाता है। के बाद एक जो अलग शब्द आता है, अलग क्षेत्र आता है, वो है भाषा विकास का, लैंग्वेज डेवलपमेंट का। हम जानते हैं कि एक शिशु जन्म के साथ ही भाषा का उपयोग करने में सक्षम नहीं होता है। एक बच्चा क्या पैदा होते ही कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज़ करता है क्या? किसी भाषा में वो बात कर रहा है क्या? नहीं कर पाता। लेकिन जब वो अपने आसपास के लोगों को कोई भाषा का उपयोग करते हुए सुनता है, देखता है, तो धीरे-धीरे में भी भाषा का विकास होने लगता है। वह बच्चा भी अपनी मातृभाषा को जल्द ही सीखने लग जाता है या उसके शब्द जो है वो उपयोग में लेने लग जाता है। तो ये भाषा विकास किसमें शामिल होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि वास्तव में ये जो भाषा विकास है, ये शामिल होता है संज्ञानात्मक विकास में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही ये पार्ट है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो भाषा है, हम अभिव्यक्ति का एक माध्यम या एक साधन मानते हैं, जो कि एक संकेतों की प्रणाली है, वो भाषा हमारे मस्तिष्क की इस क्षमता को बढ़ा रही है कि हम अपने आसपास के वातावरण को और अच्छे से जान पाए। तो भाषा सहायक है हमारे वातावरण को जानने समझने में। लैंग्वेज की सहायता से हम अपने वातावरण को और बेहतर रूप से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। ये भाषा का विकास वास्तव में संज्ञानात्मक विकास का ही एक हिस्सा होता है। बच्चों, ये हमारी आज की जो चर्चा हुई, उसमें हमने विकास क्या है ये समझा थोड़ा-सा, और विकास के विभिन्न आयामों की चर्चा हमने आज की है। इसी को हम अब कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं वृद्धि तथा विकास की एंड डेवलपमेंट की। वृद्धि और विकास आपस में कैसे संबंधित हैं? वृद्धि क्या है? विकास की तो काफ़ी सारी चर्चा हमने की। तो ग्रोथ का अर्थ क्या है? क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कोशिकीय गुणन के फलस्वरूप शारीरिक आकार में बढ़ोतरी को ही वृद्धि कहते हैं। शारीरिक आकार के संदर्भ में भी आप याद रखोगे, जो वज़न और लंबाई है, इन्हें हम शारीरिक आकार से संदर्भित करते हैं। ठीक है? तो आपको याद रखना है कि वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है, विकास की तुलना में बहुत ही छोटा-सा कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ या वृद्धि क्या है? तो क्योंकि हमारा शरीर कोशिकाओं से निर्मित है और जो कोशिकाएँ हैं वो गुणन करके बढ़ती जाती है ना? मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। वास्तव में एक का शरीर जो वृद्धि हमें दिखाई दे रही है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसका वज़न बढ़ रहा है, वो इन कोशिकाओं के गुणन के फलस्वरूप रहा है। तो आप याद रखेंगे कि वृद्धि को हम कैसे परिभाषित करें? कोशिकीय गुणन के फलस्वरूप शारीरिक आकार में बढ़ोतरी या शिशु के वज़न और लंबाई में जो बढ़ोतरी है, उसे ही हम का नाम देते हैं। क्या विकास इतना ही है? क्या सिर्फ़ शारीरिक आकार में बढ़ोतरी यानी वज़न और लंबाई में बढ़ोतरी को ही हम विकास कहते हैं?
नहीं, अभी-अभी हम चर्चा करके आए हैं कि विकास एक बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया है। इसके अलग-अलग आयाम होते हैं, इसके अलग-अलग पक्ष होते हैं और उन सभी पक्षों की चर्चा अभी-अभी हमने। अब देखो, ग्रोथ या वृद्धि की मैं बात करूँ तो एक चीज़ स्पष्ट है कि जो लंबाई और वज़न में बढ़ोतरी होती है, उसको हम निश्चित पैमाने पर माप सकते हैं। निश्चित पैमाने पर मापन हो सकता है। एक नवजात शिशु जो है, वो अब 3 महीने का अगर हो गया है, तो इन 3 महीनों में उसके शरीर के आकार में क्या बढ़ोतरी है, उसकी लंबाई कितनी बड़ी है, उसका वज़न कितना बड़ा है, ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो वृद्धि संबंधी परिवर्तनों को एक निश्चित पैमाने पर मापा जा सकता है। अगर हम विकास के अर्थ की बात करें, तो विकास का अर्थ बहुत गहन है। इसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन शामिल हैं। इसमें सिर्फ शारीरिक ही परिवर्तन शामिल नहीं है। इसमें मानसिक से जो परिवर्तन हो रहे हैं वो भी शामिल हैं। इसमें सामाजिक रूप से एक बच्चे में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो भी शामिल हैं। सामूहिक रूप से, नैतिक रूप से, भाषा के आधार पर जो सभी परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें विकास में किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक विस्तृत प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि एक बहुत ही संकुचित प्रक्रिया है। तो इस आधार पर वृद्धि और विकास के अंतर को देख सकते हैं। हाँ, यहाँ मैंने आपको बताया कि एक संकुचित अवधारणा है। संकुचित यानी तुलनात्मक रूप से छोटी हुई। नैरो कंसेप्ट है। जबकि ये कैसी अवधारणा है? विस्तृत अवधारणा है। यानी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। वृद्धि की मैं बात करूं तो अभी भी आपको मैंने बताया, कोशिकीय गुणन के फलस्वरूप जो शारीरिक आकार में या संरचना में परिवर्तन है, उसे ही हम वृद्धि कहते हैं। तो सिर्फ संरचनात्मक परिवर्तन यहाँ शामिल है। जबकि विकास की मैं बात करूं तो क्या सिर्फ संरचना में ही परिवर्तन शामिल है? नहीं। शारीरिक विकास जो एक आयाम है विकास का, उसकी भी हम बात करें तो वो भी वृद्धि से वृहद है। कैसे है? शारीरिक विकास में हमने चर्चा की थी, संरचना के अलावा शरीर की कार्य प्रणाली में जो सभी परिवर्तन है, उन सबको शारीरिक विकास में शामिल किया जाता है। तो ब्रॉड मैनर में अगर हम देखें तो सीधा सा अंतर है कि यहाँ सिर्फ संरचनात्मक परिवर्तन सम्मिलित है, जबकि यहाँ पर संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक परिवर्तन शामिल हैं। ठीक है। इसके अलावा वृद्धि का एक ही पक्ष है, एक ही आयाम है और वो कौन सा है? शारीरिक आयाम। हाँ, आप देखेंगे एक पक्ष ये है और वो एक पक्ष कौन सा है? शारीरिक। विकास कैसा है? बहुपक्षीय, बहुआयामीय है और वो सारे पक्ष हमने पढ़े। शारीरिक,
कौन-कौन से हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सामयिक। हाँ, एक ही पक्ष है शारीरिक पक्ष, यहाँ बहुत सारे पक्ष हैं, वो हम ब्रॉडली इन 4 के रूप में जानते हैं, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और विकास का सामयिक पक्ष। आगे हम बात करें तो इसका प्रत्यक्ष मापन संभव है। हम जानते हैं कि वृद्धि का प्रत्यक्ष मापन किया जा सकता है। अभी मैंने बात करी वृद्धि के फलस्वरूप बच्चे की लंबाई और आकार जो है वो बढ़ता है और लंबाई का भी मापन हो सकता है और उसका जो वजन है उसका भी मापन हो सकता है। क्या विकासात्मक परिवर्तनों में सभी परिवर्तनों का प्रत्यक्ष मापन संभव है? नहीं। ऐसा कोई पैमाना नहीं बना है जिससे सभी विकासात्मक परिवर्तनों का मापन हो सके। वास्तव में जो मानसिक विकास से संबंधित परिवर्तन है, जो सामाजिक विकास से संबंधित परिवर्तन है या सामूहिक विकास से संबंधित परिवर्तन है, उन सभी का प्रत्यक्ष मापन संभव नहीं। आपको स्पष्ट रूप से यहाँ लिखना होगा प्रत्यक्ष मापन संभव नहीं। के बाद नेक्स्ट हम बात करें, वापस यहाँ बात कर रहे हैं विकास। वृद्धि संबंधी जो परिवर्तन है वो सिर्फ मात्रात्मक है, मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव। जबकि विकास संबंधी जो परिवर्तन है वो मात्रात्मक तो है ही, साथ ही साथ कैसे हैं, गुणात्मक भी, यानी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सिंपली यहाँ जो परिवर्तन है वो सिर्फ मात्रात्मक है, लेकिन विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक के साथ गुणात्मक है, यानी सिर्फ मात्रा में ही परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, गुणों में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जब हम विकास की चर्चा करते हैं तो विभिन्न गुणात्मक परिवर्तनों को सम्मिलित करते हैं, लेकिन वृद्धि में कोई गुणात्मक परिवर्तन सम्मिलित नहीं हो। एक और महत्वपूर्ण बात कि वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है, जबकि विकास कब से कब तक होता है? ये होता है वन पर्यंत। आपको ध्यान रखना है कि ये जो शरीर के आकार में परिवर्तन है किसके फलस्वरूप? कोशिकीय गुणन के फलस्वरूप। तो शरीर के वजन में, लंबाई में जो परिवर्तन आ रहा है जो कि कोशिकाओं के गुणन से हो रहा है, वो एक निश्चित आयु के बाद आकर रुक जाता है। वो निश्चित आयु क्या है? तो ये लगभग 17-18 वर्ष मानी जाती है लड़कियों में और लगभग 21 वर्ष मानी जाती है लड़कों में। इस उम्र तक आते आते वृद्धि पूर्ण हो जाती है, उसके बाद कोई वृद्धि नहीं होती है। लेकिन क्या विकास किसी उम्र पर आकर रुक जाता है? नहीं। हम जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया तो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये विभिन्न अंतर जो हैं वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में, की हमने चर्चा करी। उसके अलावा एक और बात आप लिख सकते हैं कि इनका, वृद्धि का प्रत्यक्ष अवलोकन संभव है, कि प्रत्यक्ष अवलोकन के कारण ही मापन संभव है। वास्तव में तो लिंक्ड है, पर तुम कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैंने ये भी लिख दिया कि प्रत्यक्ष अवलोकन, आप बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो वो आपको दिख रहा है,
कि बच्चा पिछले साल से इस साल उसकी लंबाई इतनी बढ़ गई है, उसका वजन बढ़ रहा है, तो वो भी दिखता है उसके शरीर पर, ठीक है। लेकिन क्या सभी विकासात्मक परिवर्तन नजर आते हैं क्या? बच्चे ने अब गणित का पहाड़ा जो है वो गणित में कोई दो पहाड़े नए सीखे हैं, देख के पता चल जाएगा क्या आपको? नहीं पता चल जाएगा। कब पता चलेगा? के व्यवहार से बाद में पता चलेगा, जब वो आपको सुना देगा कि हाँ मैंने ये नए पहाड़े दो सीखे हैं, सुनाएगा तो आपको पता चला कि हाँ उसके मस्तिष्क में अब कुछ नई स्टोर हुई है, कुछ नया उसने सीख लिया है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष अवलोकन संभव है, यहाँ पर प्रत्यक्ष अवलोकन संभव नहीं है। सारे के सारे अंतर हैं वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में। अक्सर यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, तो आप इन सबको अच्छे से याद रखेंगे। अब अभी तक जो हमने सारी चर्चा विकास की प्रक्रिया के बारे में की है, उससे संबंधित कुछ निष्कर्ष हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे जो बिंदु मैं बता रही हूँ आपको, वो आज की क्लास के कंक्लूजन है, निष्कर्ष है विकास के बारे में। कि पहली बात, विकास में वृद्धि शामिल है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि विकास एक बहुत वृहद या विस्तृत प्रक्रिया है, और ये वृद्धि जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये अपने आप में विकास में ही शामिल होती है। जब हम कह रहे हैं कि बच्चे का विकास हो रहा है, तो वृद्धि की भी बात वहाँ साथ ही हो रही है। जब विकास हो रहा है तो वृद्धि में उसमें वृद्धि तो उसमें सम्मिलित होती है। के बाद विकास निरंतर होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ये एक हम सिद्धांत के रूप में पढ़ेंगे विकास की, जब हम सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो आप सिंपली याद रखोगे कि विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से शुरू होती है, मृत्यु तक चलती है, और ये प्रक्रिया लगातार चलती है। बीच में कोई ब्रेक्स नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा समय आ जाए जब विकास की संपूर्ण प्रक्रिया रुक जाए। हाँ, इसकी गति में परिवर्तन आते हैं। ये चर्चा भी हम विकास के सिद्धांतों में करेंगे। तो आप अभी एक निष्कर्ष याद रखेंगे कि विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तीसरी बात, विकास में शरीर और व्यवहार में परिवर्तन शामिल है। बिल्कुल, हमने बहुत सारी इस बारे में बात की है। शारीरिक परिवर्तन तो शामिल है ही विकास में, लेकिन व्यवहार के परिवर्तन भी शामिल है। जैसे बच्चे का सामाजिक व्यवहार, उसका सांवेगिक व्यवहार, उसका नैतिक व्यवहार, इन सभी में के साथ परिवर्तन आते हैं, और उन सभी परिवर्तनों को विकास में सम्मिलित किया जाता है। के बाद में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन शामिल हैं। अभी अभी हमने यहाँ चर्चा की, निष्कर्ष है ये भी कि विकास की प्रक्रिया में मात्रात्मक परिवर्तन तो शामिल हैं ही, साथ के साथ गुणों में परिवर्तन, क्वालिटीज में जो चेंज है, बालक के गुण में जो बदलाव आ रहे हैं, वो भी सम्मिलित होते हैं। उसके बाद यह एक एकीकृत प्रक्रिया है। एक शब्द उपयोग होता है अंग्रेजी का, इंटीग्रेटेड। देखो, विभिन्न आयामों की हमने बात करी। विकास का शारीरिक आयाम है, संज्ञानात्मक या मानसिक आयाम है, सामाजिक आयाम है, सामूहिक आयाम है। लेकिन ये सभी क्या अपने आप में अलग-अलग हैं, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते हैं? नहीं, सभी एक दूसरे से संबंध रखते हैं, और वास्तव में विकास की प्रक्रिया एकीकृत रूप में होती है कि बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है, साथ के साथ उसका मानसिक और सामाजिक विकास भी आगे बढ़ रहा है। ये शारीरिक विकास का कुछ प्रभाव उसके मानसिक विकास पर भी पड़ रहा है। तो संपूर्ण विकास की प्रक्रिया हम कहें कि टुकड़ों में नहीं होती है, भागों में हम पढ़ने के लिए बाँटते हैं इनको, वास्तव में ये प्रक्रिया टुकड़ों-टुकड़ों में ना होकर के एक एकीकृत रूप में इंटीग्रेटेड मैनर में आगे बढ़ती है। उसके बाद यह एक संगठनात्मक प्रक्रिया है, ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। तो आपको याद रखना है कि विकासात्मक प्रक्रिया संगठनात्मक है, हैफज़र्ड नहीं है, यानी पता नहीं कब कौन-सा परिवर्तन हो जाए वो वाली स्थिति नहीं है। ये परिवर्तन एक निश्चित व्यवस्थित रूप में होते हैं। जब हम विकास के सामान्य नियम या सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो वहाँ चर्चा करेंगे कि ये निश्चित
क्रम का अनुसरण किस आधार पर होता है। तो आप याद रखेंगे कि विकासात्मक परिवर्तन एक निश्चित क्रम से एक निश्चित संगठन के रूप में होते हैं। बच्चों, इसके बाद दो और बिंदु हैं। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण का उत्पाद है। आनुवांशिकता, जिसे अंग्रेजी में हेरिडिटी कहते हैं, ये क्या है कि हमारी जो पिछली पीढ़ियां हैं उनसे हमें कुछ गुण सीधे ही प्रत्यक्ष ही प्राप्त होते हैं, उन्हें हम आनुवांशिकता के कारण मानते हैं। और हमारे आसपास जो कुछ है वो क्या है, हमारा पर्यावरण है। वास्तव में एक बच्चे का विकास उसकी आनुवांशिकता और उसका पर्यावरण दोनों का रिजल्ट होता है। सिमिलरली हम जानते हैं कि विकास का आकलन संभव होता है, इसका असेसमेंट किया जा सकता है। देखो, मापन संभव नहीं है। अब ये जो 3 शब्द हैं, मापन, आकलन और मूल्यांकन, इन तीनों को आपके सिलेबस में भी दिया है। लास्ट यूनिट में हमको पढ़ना है इन तीनों को। तो आप याद रखेंगे कि आकलन तो संभव है विकास का, यानी एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है विकासात्मक परिवर्तनों के बारे में, लेकिन एक एग्जैक्ट मेजरमेंट, बिल्कुल क्लियर मेजरमेंट या मापन करना संभव नहीं। आज हमने बच्चों विकास की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ों को जाना है। हमने विकास और जो वृद्धि है उसके अंतर को समझा है, विकास के विभिन्न आयामों की बहुत गहनता से चर्चा की है, और ये बेस है आपके चैप्टर का आगे के लिए पूरा। तो मुझे आशा है आपने सारी चीज़ें अच्छे से समझी हैं, आप इन सभी चीज़ों को याद भी ज़रूर रखेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Thank you for watching. Bye bye.